So yes students, in the last lecture we were talking about the Ampere swimming rule, and we were up to there that imagine a man who swims in the direction of current from south to north. That means current is passing through this man from south to north, okay, facing a magnetic needle जो इसके नीचे रखी हुई थी, kept under his feet. Then the north pole of the needle will deflect towards the left hand. तो अगर इससे करंट पास हो रही है तो ये डिफ्लेक्ट करके लेफ्ट हैंड की तरफ निडल जाएगी. दिस इज एम्पियर स्विमिंग रूल. बेसिकली ये आप हर जगह अप्लाई नहीं कर पाते हैं, इसलिए इस लॉ की कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस है नहीं, पर एक नियम ये भी है आपको निकालने का. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट लाइक दिस वे. ओके, मैक्सवेल कॉक स्क्रू रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट रूल. इसको आप हर जगह लगा सकते हैं. कैसे? देखिए, देर इज़ अ स्क्रू, आप सभी जानते हैं दिस इज द स्क्रू, एंड इफ आई अज्यूम दैट करंट इंटर्स फ्रॉम दिस डायरेक्शन एंड लीव्स फ्रॉम द टेल ऑफ द स्क्रू. इफ द फॉरवर्ड मोशन ऑफ द इमेजिनरी राइट हैंडेड स्क्रू इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब ये करंट जा रही है. अब आप मुझे बताइए, इसको टाइट करने के लिए आप किस डायरेक्शन में घुमाएंगे? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट through a linear conductor, then the direction of rotation of the screw gives the direction of magnetic line of force around the conductor. भाई एक स्क्रू लीजिए आप, उस स्क्रू को आपको दीवार में डालना है, तो आप इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो घुमाएंगे, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्क्रू टाइट होगा और अंदर की तरफ जाएगा. मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर करंट मेरी अंदर की तरफ फ्लो कर रही है, इनवर्ड है, तो जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर आएगा वो आएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. और अगर इसी स्क्रू को मैं थोड़ा सा उल्टा कर देता हूँ, मतलब मुझे इस बार स्क्रू को बाहर निकालना है, तो मैं क्या करूँगा? स्क्रू बाहर आने के लिए मुझे इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा. एंटी क्लॉकवाइज मतलब आप पेंचकस रखिएगा, इसको घुमाइएगा स्क्रू को, ये बाहर आता जाएगा. मतलब जब आप इसको घुमा रहे होंगे तो ये आउटवर्ड आएगा. मतलब करंट की डायरेक्शन अगर मेरी ऊपर से नीचे या आउटवर्ड फ्लो की है तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी माई एंटी क्लॉकवाइज. ये एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज नोन एज मैक्सवेल कॉक स्क्रू रूल. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, दैट इज राइट हैंड थंब रूल एंड कर्ल रूल. इमेजिन अ वायर is holded in your right hand and your thumb points towards the current. Then when you curl your finger, that curling the finger will give you the direction of magnetic field. This way, this is the wire which is holded by you in your right hand, and your thumb and current points in the same direction. Then the fingers will curl in this, आउटवर्ड से आके अंदर की तरफ चली जाएंगी. मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपकी ये आएगी ऐसे, अगर आप सर्किल कंप्लीट करते हैं. इफ़ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज इमेजिन टू बी हेल्ड इन द राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द टिप्स ऑफ द फिंगर्स इनसर्कलिंग द कंडक्टर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस. नाउ यहाँ तक तो ये तीन तरह की चीज़ें हो गई कि सर हमें तीन बातें क्लियर हैं. एक तो कि अगर वायर है, वायर में करंट फ्लो कर रहा है, इट्स अ करंट कैरिंग कंडक्टर, तो इसके अराउंड में एक रीजन डेवलप होगा जो मैग्नेटिक फील्ड का होगा. और उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे ये हमें पता चला. हमारे पास बेसिक 3 लॉज हैं. पहला एम्पियर स्विमिंग रूल, दूसरा मैक्सवेल कॉक स्क्रू रूल, एंड थर्ड वन इज़ द राइट हैंड थंब रूल. मतलब हमें मैग्नेटिक फील्ड पता चल गई, उसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे ये पता चल गई. अब हम निकालेंगे कि इस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होती है. व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड? सो टू कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, Biot gives a law which is known as Biot-Savart's law. Suppose this is a wire in which current I is flowing and I have to find a magnetic field intensity at a point P which is here. Okay, ठीक है. तो हमको क्या लेना है कि करंट की डायरेक्शन में, करंट इज़ अ टेंसर क्वांटिटी. दिस इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ दैट करंट is not a vector quantity.
दो इट हैज़ अ डायरेक्शन but it does not follow triangle law or parallelogram law of vector addition. That's why it's not a vector quantity, it's a tensor quantity. तो मुझे करंट का वो कंपोनेंट लेना है जो वेक्टर की तरीके बिहेव करे, ठीक है। तो मैंने dl वेक्टर का dl लेंथ का एक वेक्टर लिया, लेंथ इज़ द वेक्टर, मैं इसको ले रहा हूँ। ओके तो यहाँ पर जो मेरे पास वेक्टर कंपोनेंट आएगा करंट का आई डी एल, मैंने करंट का वो कंपोनेंट लिया जो वेक्टर की तरीके बिहेव कर रहा है, क्योंकि मुझे अभी इसमें ज़रूरत पड़ेगी वेक्टर की आगे। तो मैंने करंट का वो कंपोनेंट लिया। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि ये पॉइंट की डिस्टेंस वायर से आर डिस्टेंस पर है, वेक्टर आर पर, एंड इट इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा। और ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये एंगल आप मेजर कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। सॉरी, या तो आप ऐसे याद रखिए एंटी क्लॉकवाइज, या तो आप ऐसे याद रखिए कि आप वायर से डिस्टेंस ले रहे हैं शॉर्टेस्ट। आप लॉन्गेस्ट भी ले सकते हैं, आप ऐसा पूरा घूम के आ सकते हैं, ये एंगल ले सकते हैं, पर नहीं लेना है, हमें शॉर्टेस्ट एंगल लेना है। एंगल मस्ट बी शॉर्टेस्ट, क्योंकि वेक्टर में आपको मैंने बताया था कि दो वेक्टर्स के बीच में आपका जो एंगल आएगा वो एंगल दैट ऑलवेज बी इन द स्मॉलेस्ट एंगल। एंड देयर इज़ अनदर पॉइंट पी डैश, क्यों? क्योंकि चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ना, तो चारों तरफ हम एक तरफ की कैलकुलेट करेंगे तो दूसरी तरफ की हमें अपने ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। एंड दिस पी डैश पॉइंट इज़ ऑल अगेन एट अ डिस्टेंस ऑफ आर वेक्टर। तो यहाँ पर जब हमने राइट हैंड थंब रूल रखा तो करंट को हमने ऊपर की डायरेक्शन में, मतलब हमने थंब को भी ऊपर के डायरेक्शन में रखा, और जो पाम को कर्ल किया तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आई इनवर्ड और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी आउटवर्ड। आप इसको राइट हैंड थंब रूल से करेंगे, आपका आ जाएगा दिस। नाउ द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डी बी ड्यू टू अ स्मॉल करंट एलिमेंट, इट इज़ रिटन हेयर करंट एलिमेंट डी एल, जो मैंने आपको अभी बताया आई डी एल, मतलब करंट का वो कंपोनेंट जो वेक्टर की तरीके बिहेव करे, दैट इज़ द करंट एलिमेंट कैरिंग अ करंट आई एट अ पॉइंट पी, डिस्टेंस आर फ्रॉम द एलिमेंट, एलिमेंट मीन्स जो वायर जिससे आप ले रहे हैं, और उसका एक एलिमेंट जो आपने यहाँ पे डी एल निकाला, फ्रॉम द एलिमेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट आई। मतलब जो ये कहानियाँ लिखी हुई इसको ऐसे समझिए कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी करंट की इंटेंसिटी पर डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है। सेकेंड पॉइंट, दैट योर मैग्नेटिक फील्ड विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एलिमेंट डी एल, जितना बड़ा एलिमेंट उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी आपके पास। dB will always be directly proportional to the sine of that theta, and dB is inversely proportional to the square of distance between the points, जहाँ पर आपका dl लेंथ का एलिमेंट वेक्टर है और जहाँ पर आप पॉइंट निकाल रहे हैं। ये नॉर्मल सी बात है कि पी पॉइंट अगर ज़्यादा पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी और दूर होगा तो ये बढ़ती जाएगी। ओके, नाउ कंबाइनिंग ऑल दीज इक्वेशंस, सो dB is directly proportional to I dl sin theta by r square. To remove the proportionality constant we just have to apply a साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की जगह क्या लगाते हैं? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो हमने लगा दिया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, एंड दिस इज द फॉर्मूला बाई विच यू कैन कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई अ करंट कैरिंग कंडक्टर। गॉट द पॉइंट? एंड द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट बाई 4 पाई इज, ये आपको याद रखनी होगी, दैट इट कम्स आउट टू बी 10 to the power -7। ये आपको याद रखनी है। ओके, सो थैंक यू एंड जय हिंद। प्लीज़ डू प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स ऑफ बायो-सवर्ट्स लॉ, एंड जो राइट हैंड थंब रूल है और मैक्सवेल कॉक स्क्रू रूल है, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये आपके पूरे अगले 2 चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से यूज़ होंगे। सो थैंक यू एंड जय हिंद।